गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम कुछ मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी एक मुर्गे की और एक बैल की स्टोरी। इसका मीनिंग होता है बेतुकी या कोई निरर्थक बात, कोई काल्पनिक बात, ऊट पटांग स्टोरी जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो। इसका मीनिंग होगा एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़, यानी किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ देने के लिए या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कोई ऊटपटांग कहानी सुनाते हैं, तो उसके लिए इडियम का यूज़ करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। इम्प्रॉबेबल स्टोरी यानी काल्पनिक कहानी, फेरी टेल की जैसी या फैंसीफुल स्टोरी। If you describe something that someone tells you as a cock and bull story, you mean that you don't believe it is true. यानी अगर हम कहते हैं कि किसी ने हमें कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई, इसका मतलब है कि उसने ऐसी बात सुनाई जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि कोई अब्सर्ड सी बात हो, कोई बेतुकी सी बात है। उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी उसकी जो पूरी मनी खो गई थी या उसने जो पूरी मनी को खो दिया था, उसके बारे में उसने हमें कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई। यानी एक ऐसी कहानी सुनाई या ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाई जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, जो बिल्कुल बेतुकी लग रही हो, जो निरर्थक हो, जो ऊटपटांग हो। तो उसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। इसका मीनिंग होता है आखिरी वक्त पर या एन मौके पर या अंतिम समय पर। अगर कोई चीज़ आखिरी मौके पर या अंतिम समय पर होती है तो उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं एट द 11th आवर। The idiom 11th hour refers to the last moment or when something is almost too late, यानी 11th hour idiom है वो रेफ़र करता है किसी ऐसे काम को जो कि अंतिम समय पे होता है या लगभग बहुत लेट हो चुका होता है। उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं एट द 11th hour। If someone does something at the 11th hour, they do it at the last possible moment, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 11th आवर पे करता है तो वो उसको लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे करता है, यानी आखिरी वक्त पे या एन मौके पे करता है। तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा वी रिसीव्ड द सिग्नेचर्स एट द 11th आवर, यानी हमने वो सिग्नेचर्स प्राप्त किए अंतिम मौके पे, एन मौके पे, आखिरी वक्त पे। तो एट द 11th आवर का मीनिंग हो जाएगा आखिरी वक्त पे या एन मौके पे। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। इसका मीनिंग होता है इनिशिएट समथिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा है और काफ़ी टाइम से उनके बीच बातचीत बंद है और फिर से जब बातचीत की शुरुआत होती है तो उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। या टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, यानी कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उनके बीच बातचीत शुरू करते हैं, तब उसके लिए भी इडियम का यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डोंट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल, यानी कुछ ऐसा कहना या कुछ ऐसा काम करना जिस वजह से जो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनके बीच बातचीत शुरू हो और वो फिर कंफर्टेबल फील करें। तो उसके लिए इडियम का यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। सेंटेंस है आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय टॉकिंग टू द पीपल नेक्स्ट टू मी अबाउट द वेदर, यानी जो लोग मेरे पास बैठे थे मौसम के बारे में उनसे बात करके मैंने बातचीत की शुरुआत की। तो ब्रेक द आइस यानी बातचीत की शुरुआत करना, अनजान लोगों के बीच बातचीत की शुरुआत करना, या जो लोग आपस में झगड़े हुए हैं उनके बीच जब बातचीत की शुरुआत होती है तो उसके लिए भी इडियम का यूज़ होता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट इडियम है बरी द हैचिट। हैचिट यानी कुल्हाड़ी, बरी यानी गाड़ना। तो बरी द हैचिट का मीनिंग होता है झगड़ा ख़त्म करना, पुराने विवादों को ख़त्म करना। टू एंड ए क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, यानी किसी क्वारल को, झगड़े को या आपसी मतभेद को ख़त्म करके फिर से फ्रेंडली बनना। टू मेक पीस यानी शांति कायम करना फिर से। सेंटेंस है ऑल राइट लेट्स बरी द हैचिट एंड बी फ्रेंड्स, चलो अब सब ठीक है, अब कुल्हाड़ियों को गाड़ दो और फिर से फ्रेंड बन जाओ, यानी झगड़ा ख़त्म कर दो और फिर से फ्रेंड्स बन जाओ।
If two people bury the hatchet, they become friendly again after a quarrel or disagreement. यदि दो लोग bury the hatchet करते हैं, कुल्हाड़ियों को गाड़ते हैं, इसका मतलब है वो लंबे झगड़े या डिसएग्रीमेंट के बाद फिर से फ्रेंडली हो गए हैं, फिर से मित्र बन गए हैं. तो झगड़ा ख़त्म करके फिर से मित्र बनते हैं, उसके लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं bury the hatchet. नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड. इसका मीनिंग होता है नियंत्रण से बाहर होना, हाथ से निकलना या बेकाबू होना. टू बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है वो. सेंटेंस है थिंग्स स्टार्टेड टू गेट आउट ऑफ हैंड, यानी चीज़ें नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो गई थी. इफ़ ए पर्सन और सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ हैंड, यू आर नो लॉन्गर एबल टू कंट्रोल देम. यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ हैंड होती है, इसका मतलब है अब तुम उसे और कंट्रोल नहीं कर सकते. तो गेट्स आउट ऑफ हैंड का मीनिंग होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल और गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण से बाहर होना. नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट. इसका मीनिंग होता है एक जैसी मुसीबत में होना या उसी कठिन परिस्थिति में होना. बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी उसी कठिन परिस्थिति में होना. सेंटेंस है एवरीवन्स गॉट टू मच वर्क, यानी सभी को बहुत सारा काम मिला है. वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सभी एक जैसी मुसीबत में हैं. तो इफ़ टू और मोर पीपल आर इन द सेम बोट, दे आर इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन. यानी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर सेम बोट में हैं तो उसका मतलब है वे सभी एक ही जैसी मुसीबत में हैं. तो इन द सेम बोट यानी एक जैसी मुसीबत में होना और उसी कठिन परिस्थिति में होना जिसमें दूसरे हैं. नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ना जिसे पलटा न गया हो. इसका इडियमेटिक मीनिंग होगा हर मुमकिन प्रयास करना या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर देना. टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी हर संभव प्रयास करना. टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग और टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी उपलब्धि या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना. उसके लिए इडियम का यूज़ करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. सेंटेंस है आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन माई सर्च टू फाइंड द रिंग. मैंने उस रिंग को सर्च करने में, उस रिंग को ढूंढने में हर मुमकिन प्रयास किया. तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग हो जाएगा हर मुमकिन प्रयास करना. नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई. इसका मतलब होता है एक दूसरे से पूर्णतः सहमत होना. बी इन फुल एग्रीमेंट, एग्री विथ ईच अदर, यानी पूर्णतः सहमति में होना या एक दूसरे से पूर्णतः सहमत होना. सेंटेंस है बट दे कुड नेवर सी आई टू आई एंड आर्ग्यूड कॉन्स्टेंटली, यानी वो कभी भी एक दूसरे से पूर्णतः सहमत नहीं हो सके और उन्होंने लगातार आर्ग्यूमेंट्स किए. तो सी आई टू आई का मीनिंग होता है एक दूसरे से पूर्णतः सहमत होना. इफ़ टू पीपल सी आई टू आई दे एग्री विथ ईच अदर, यानी दो व्यक्ति आई टू आई सी करते हैं, इसका मतलब है वो एक दूसरे से पूर्णतः सहमत हैं. नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का लिटरल मीनिंग होता है फलियों को बिखेर देना या फैला देना, बट इसका इडियमेटिक मीनिंग होता है अनजाने में भेद खोल देना या किसी राज की बात को सबके सामने प्रकट कर देना. टू लेट अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिकम नोन, यानी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सबको बता देना. टू लीक द सीक्रेट और रिवील अ सीक्रेट. सेंटेंस हो जाएगा डोंट स्पिल द बीन्स, इट इज़ सपोज टू बी अ सीक्रेट, यानी इसको एक राज माना जाता था, तुम अनजाने में भेद मत खोलो. इफ़ यू स्पिल द बीन्स यू टेल समवन समथिंग दैट पीपल हैव बीन ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, यानी जो लोग राज की बात रखना चाहते थे, जिसको गुप्त बात रखना चाहते थे, उसको अगर हम सबके सामने बता देते हैं तो इसका मतलब होता है हम स्पिल द बीन्स कर रहे हैं, यानी राज प्रकट करना. स्पिल द बीन्स यानी राज की बात को सबके सामने उजागर कर देना. ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में सबको बता दिया. तो स्पिल द बीन का मतलब हो जाएगा भेद खोल देना या राज की बात को प्रकट कर देना. नेक्स्ट इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर.
यानी मछली का पानी से बाहर होना। तो मछली अगर पानी से बाहर होगी तो असहज परिस्थिति में होगी, छटपटाएगी, बहुत ही अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस में होगी। तो कंफर्टेबल तो पानी में ही रहती है, बाहर निकलते ही तो छटपटाएगी। इसलिए ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग हो जाएगा असहज परिस्थिति में होना। टू बी इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस यानी असहज परिस्थिति में होना। टू बी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशन यानी अनकंफर्टेबल पोजीशन में या सिचुएशन में होना। सेंटेंस हो जाएगा आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी बिकॉज आई न्यू नो वन। यानी मैं पार्टी में असहज स्थिति में था क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होता है असहज परिस्थिति में होना या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में या पोजीशन में होना। नेक्स्ट इडियम है ए स्नैक इन द ग्रास। ए स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रहता तो जैसे ऐसे है कि वो हमारा मित्र है, पर वो हमारे लिए मन में शत्रुता की भावना रखता है और कभी भी मौका मिलते ही वह हम पे अटैक कर सकता है। तो उसको कहते हैं ए स्नैक इन द ग्रास यानी आस्तीन का सांप होना, गुप्त शत्रु होना या मित्र के वेश में शत्रु होना। ए सीक्रेट एनिमी, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं ए स्नैक इन द ग्रास। सेंटेंस हो जाएगा डोंट ट्रस्ट हिम, ही लुक्स ऑनेस्ट बट ही इज़ ए स्नैक इन द ग्रास। उस पर विश्वास मत करना, वो लगता तो ईमानदार है पर वह गुप्त शत्रु है, आस्तीन का सांप है, मित्र के भेष में शत्रु है। तो ए स्नैक इन द ग्रास यानी मित्र के भेष में शत्रु होना। नेक्स्ट इडियम है ए स्टोन थ्रो अवे यानी एक पत्थर फेंकते हैं उतनी दूरी पर। तो अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा, थोड़ी ही दूर जाएगा। तो स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है थोड़ी दूर पर होना, कम दूरी पर होना। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, नियर, क्लोज और नॉट फार, ज़्यादा दूर नहीं होना। शी लिव्स जस्ट ए स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द बीच, वो बीच से थोड़ी दूर पर रहती है। तो ए स्टोन थ्रो अवे यानी थोड़ी दूरी पर होना, कम दूरी पर होना या ज़्यादा दूर ना होना। नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड यानी उस स्थिति में होना जब एक व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है। तब क्या होता है, तब उसके कुछ नहीं सोचता है, अक्ल काम नहीं करती है, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू और क्वाइट परप्लेक्स्ड यानी परेशान होना और ये समझ ना पाना कि क्या करना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा आई एम एट माई विट्स एंड, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हर यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं नहीं जानता कि उसकी हेल्प कैसे करूं। तो टू बी एट वंस विट्स एंड का मीनिंग हो जाएगा टू बी सो वरीड, कन्फ्यूज्ड और अनॉयड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यानी जब आपके विट्स की एंड होती है, इसका मतलब होता है कि इतना वरीड यानी इतना चिंतित होना, कन्फ्यूज्ड होना और परेशान होना कि आपको समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति के लिए हम ईडियम का यूज़ करते हैं एट वंस विट्स एंड यानी कुछ न सूझना या उस जिस समय आपकी अक्ल काम नहीं करती है उसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड। आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।